Hello, friends. To- Today we are going to complete this chapter, Making of a Global World History Class 10th. हम इसके सब चैप्टर 4 पर हैं या इसके टॉपिक नंबर 4 पर हैं, रीबिल्डिंग अ वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वॉर एरा। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर सब चैप्टर या टॉपिक में हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की जो स्थिति है दुनिया की इकोनॉमिक, और उसमें कैसे जो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, और बाद में कब डेवलपिंग कंट्री ने कब और कैसे इसके बियॉन्ड भी इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, या हम कहें कि जो कॉलोनियल रूलर्स थे उनके इन्फ्लुएंस से बाहर आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। The Second World War broke out a mere 2 decades after the end of the First World War। हमें पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में लड़ी गई थी, और ये 1939 से 1945 के बीच में वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला। तो लगभग 6 साल का ये जो वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मात्र 20 सालों के अंतर या 2 डिकेट्स के अंदर ही ये वॉर स्टार्ट हो गई। इट वॉज फॉट बिटवीन द एक्सिस पावर्स एंड द अलाइज। तो एक्सिस और अलाइज पावर के बीच में ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था ये लड़ा गया था। हमें पता है एक्सिस पावर्स में मेनली नाजी जर्मनी जिसने इनिशिएट किया था ये वॉर, फिर बाद में इनको इटली और जापान का मेजर सपोर्ट मिला, जबकि अलाइज आर्मी जो इनके अगेंस्ट लड़ रही थी वो थी ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन जिसे हम अब रशिया के नाम से जानते हैं, और यूएस। इट वॉज अ वॉर बैग्ड badged for 6 years on many fronts, in many places, over land, on sea, in the air। तो ये जो लड़ाई छेड़ी गई थी ये लगभग 6 सालों तक चलती रही, और सभी फ्रंट्स पर, चाहे वो जमीन हो, पानी हो, हवा हो, समुद्र हो, मतलब हर दिशा में ये युद्ध लड़ा गया, हर जगह पर ये युद्ध लड़ा गया। मीन्स एयरफोर्स, नेवी और आर्मी सब ने इस वॉर में इन्वॉल्व, अब तक का सबसे बड़ा वॉर था ये। Once again, death and the destruction was enormous. At least 60 million people, or about 3% of the world's population during 1939, are believed to have been killed directly or indirectly as a result of the war. Million more were injured. तो जैसा हमने देखा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बहुत लार्ज स्केल पर लोगों की मृत्यु हुई थी, वैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी ऐसा माना जाता है कि कम से कम 60 मिलियन, 60 मिलियन पीपल, मतलब आप मान सकते हैं लगभग 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग कम से कम इस युद्ध में मारे गए, जिसमें कि जिसे हम उस समय की पॉपुलेशन जो 1939 की वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका 3% मान सकते हैं। ये मौतें डायरेक्टली वॉर से या वॉर के इफेक्ट से इनडायरेक्टली लोग मारे गए, और लगभग इससे ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, हैंडीकैप्ड हुए। Unlike in earlier wars, most of these deaths took place outside the battlefield। इसके पहले की लड़ाइयों में ज़्यादातर मृत्यु कहाँ, लड़ाई में या बैटलफील्ड पे हो रही थी, पर इस वॉर में जो बैटलफील्ड की लड़ाई, बैटलफील्ड की डेथ्स हैं, कैजुअलिटीज है, उससे ज़्यादा जो है बाहर लोग मारे गए या सिविलियन मारे गए। मैनी मोर सिविलियन देन सोल्जर्स डाइड फॉर फ्रॉम वॉर रिलेटेड कॉजेस। सैनिकों से ज़्यादा लोग जो सिविलियन है, नागरिक है, जो युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, उन लोगों की ज़्यादा मृत्यु हुई। Vast part of Europe and Asia were devastated, and several cities were destroyed by aerial bombardment और relentless artillery attacks। तो ये हमें पता है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में हम जानते हैं कि किस तरीके से ये दोनों शहर हमेशा के लिए नष्ट कर दिए गए, कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिए गए। द वॉर वैसे ही बहुत सारी सिटीज़, बहुत सारे जगह पर जो एरियल बम्बार्डमेंट है, मतलब फाइटर जेट्स से जो बम्बार्डमेंट हुई या जो लगातार आर्टिलरी अटैक किए गए, उससे शहरों के शहर तबाह कर दिए गए। द वॉर कॉज्ड एन इमेंस अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक
डिवास्टेशन एंड सोशल डिस्ट्रप्शन। वॉर ने बड़े स्तर पर आर्थिक संकट भी पैदा किया, आर्थिक नुकसान भी पहुंचाए और सामाजिक डिस्ट्रप्शन मतलब तहस नहस कर दिया सामाजिक व्यवस्था को भी। रिकंस्ट्रक्शन प्रोमिस टू बी अ बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। जो रिकंस्ट्रक्शन था, इन सभी नुकसानों की जो भरपाई थी, वो होने में एक लंबा समय और बहुत मुश्किल काम था। यस, टू क्रूशियल इन्फ्लुएंसेस शेप्ड पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। दो महत्वपूर्ण प्रभाव देखे गए पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, द वॉर के बाद में जो रीस्टेब्लिशमेंट हुआ, पुनः स्थापना हुई, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें सामने थी। द फर्स्ट वॉज यूएस इमरजेंस एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएस जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, या हम बोले मिलिट्री के दृष्टिकोण से वेस्टर्न दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री बन के उभरा, इन तीनों ही दृष्टिकोण से, इन तीनों ही एस्पेक्ट्स पर। द सेकेंड वॉज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। और दूसरी बड़ी बात जो इस वॉर से निकल के आई, या इस जिसने इस पोस्ट वॉर को पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन को इन्फ्लुएंस किया, वो ये था कि सोवियत यूनियन भी एक बहुत बड़ी शक्ति, महाशक्ति बनकर इस वॉर के बाद उभरी। इट हैड मेड ह्यूज सेक्रीफाइसेस टू डिफीट नाजी जर्मनी। स्पेसिफिकली सोवियत यूनियन ने बहुत सारा नुकसान झेला, या बोले बहुत सारा त्याग किया, सेक्रीफाइस किया नाजी जर्मनी को हराने के लिए, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ फ्रॉम अ बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री इनटू अ वर्ल्ड पावर ड्यूरिंग द वेरी years when the capitalist world was trapped in the Great Depression। तो स्पेसिफिकली हम रशिया की बात करें, आज के रशिया, उस समय के सोवियत यूनियन की बात करें, तो उसने एक एग्रीकल्चरल कंट्री, एक बैकवर्ड एग्रीकल्चरल कंट्री से खुद को बदला, खुद को ट्रांसफॉर्म किया। उस समय जब दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में थी, उसके बावजूद वो खुद को दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमिक और आर्मी पावर, पॉलिटिकल पावर बन के उभरने में कामयाब हुई। The next topic is 4.1 post-war settlement and the ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के बारे में, आईएमएफ के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो इसको ध्यान से समझते हैं। इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ड्रू टू की लेसन्स फ्रॉम द इंटरवॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। तो इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन जो है, जो आर्थिक सलाहकार होते हैं, या आर्थिक रूप से आर्थिक विशेषज्ञ होते हैं, या अर्थशास्त्री होते हैं, और राजनीतिज्ञ होते हैं, उनका एक अनुभव, जो ये इंटर वॉर इकोनॉमिक्स के जो अनुभव थे, उससे उन्होंने दो महत्वपूर्ण लेसन सीखे, दो महत्वपूर्ण उनको सीख मिली। पहली सीख क्या थी? फर्स्ट, एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी बेस्ड ऑन मास प्रोडक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट मास कंजप्शन। सबसे पहला था कि जो ऐसी कंट्रीज जिनका इकोनॉमी किस पे बेस्ड है? मास प्रोडक्शन पे है, मतलब उनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, जैसे उस समय अमेरिका या ब्रिटेन या यूरोप की दूसरी कंट्रीज जो मास प्रोडक्शन कर रही थी, जहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो चुका था, अगर उनकी इकोनॉमी को सस्टेन करना है तो सिर्फ मास प्रोडक्शन से नहीं होगा, उन्हें मास कंजम्पशन भी चाहिए। मतलब उनके प्रोडक्शन के साथ साथ उनको मार्केट चाहिए जहाँ पर वो अपने इतनी बड़ी संख्या में प्रोड्यूस किए गए गुड्स को बेच सके। बट टू इंश्योर मास कंजम्पशन देयर वाज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम। लेकिन मास प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो मास कंजम्पशन चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब क्या होगा? मास कंजम्पशन कब होगा? जब हाई एंड स्टेबल इनकम होगा, लोगों के पास पैसा होगा, अच्छा पैसा होगा, उनकी बेसिक नीड से ज़्यादा पैसा उनके जेब में जाएगा, और रेगुलर बेसिस पे जाएगा, स्टेबल रूप से जाएगा। ये मतलब उनके पास इनकम का रेगुलर सोर्स होगा, तभी वो जो मास प्रोडक्शन की चीज़ें हैं जो मार्केट में हैं, उनको खरीद पाएंगे, मतलब उनका कंजम्पशन कर पाएंगे। इनकम कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट वाज अनस्टेबल। और ये जो इनकम है, ये तभी स्टेबल हो सकती है जब क्या हो? एम्प्लॉयमेंट स्टेबल हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो। एम्प्लॉय जो लोग हैं जिनके पास नौकरियां होंगी, तभी उनके पास पैसा होगा, तभी वो मार्केट से सामान खरीद पाएंगे, तभी जो मास प्रोडक्शन किया जा रहा है इंडस्ट्रीज में, या ऐसी कंट्रीज जो मास प्रोडक्शन पर जिनकी इकोनॉमी बेस्ड है, वो चल पाएगी। ठीक है। बट मार्केट अलोन कुड नॉट गारंटी फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन मार्केट अकेला जो है,
वो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता। देयरफॉर गवर्नमेंट वुड हैव टू स्टेप इन टू मिनिमाइज फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसलिए गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। मार्केट अकेला इतनी सारी नौकरियां नहीं दे सकता कि मास कंजम्पशन हो सके। इसीलिए सॉरी, तो जो फ्लक्चुएशन प्राइजेस हैं चीज़ों के, जो सामान है, मतलब मार्केट में जो मूल्य है वस्तुओं के, उस पर गवर्नमेंट का नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, नौकरियां देनी पड़ेगी और आउटपुट पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कुड बी ensured ओनली थ्रू द इंटरवेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही स्थापित हो सकती है। तो जो पहला लेसन था पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में, तो उस पहला लेसन हमने ये देखा कि जो कंट्रीज मास प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है उनको मास कंजम्पशन के लिए लोगों को नौकरियां देनी होगी, मार्केट प्राइस को कंट्रोल करना होगा और इसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। मतलब गवर्नमेंट को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये पहला लेसन था। दूसरा लेसन क्या है? द सेकंड लेसन रिलेटेड टू कंट्रीज इकोनॉमी लिंक विद द आउटसाइड वर्ल्ड। द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट कुड ओनली बी अचीव्ड ए गवर्नमेंट हैड पावर्स टू कंट्रोल फ्लोज ऑफ गुड्स, कैपिटल्स एंड लेबर। सेकेंड लेसन ये था कि कंट्री की बाहर यानी दूसरी कंट्रीज या वर्ल्ड मार्केट के साथ लिंक्स कैसा है, दूसरी कंट्रीज के साथ लिंक कैसा है, उस पे भी डिपेंड करेगा उनका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ही अचीव की जा सकती है जब उसका कंट्रोल हो किस चीज़ पर? फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। जब उसका कंट्रोल किसका होगा? फ्लो ऑफ गुड्स पे। मान लीजिए कोई कंट्री है, वो बना रही है कपड़ा लार्ज स्केल पर, अगर वो बाहर के कपड़ों को अपनी कंट्री में लार्ज स्केल पे आने देगी तो उसकी इंडस्ट्रीज का जो कंजम्पशन है वो घट जाएगा। तो इस तरीके से फ्लो ऑफ गुड्स पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कैपिटल के फ्लो पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, लेबर के फ्लो पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसी तरीके से एक बार फिर से ये बात पूरी हो रही है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी वो अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकती है। Thus, in brief, the main aim of the post-war international economic system was to preserve economic stability and full employment in the industrial world. तो जो रिकंस्ट्रक्शन था, पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था, उसमें मेजरली इस बात पे ध्यान दिया गया कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दी जा सके और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रिजर्व किया जा सके इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, मतलब ऐसी कंट्रीज जो मास प्रोडक्शन करती है। इट्स फ्रेमवर्क वाज एग्रीड अपॉन द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1944 जुलाई 1944 एट ब्रिटेन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर यूएसए। तो इसका जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया वो किया गया ब्रिटेन वुड्स में, जो कि यूएसए में न्यू हैम्पशायर करके स्टेट है, वहाँ पर स्थित है ब्रिटेन वुड्स, जहाँ एक कॉन्फ्रेंस किया गया था जुलाई 1944 में। और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसमें एक सिस्टम पर, एक फ्रेमवर्क पर एग्रीमेंट किया गया है ना। और उस एग्रीमेंट का जो आउटकम था वो आउटकम क्या था? द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस था उसकी वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम बोलते हैं आईएमएफ, वो एस्टेब्लिश किया गया। आईएमएफ क्यों बनाया गया? टू डील विद एक्सटर्नल सरप्लसेस एंड डेफिसिट्स ऑफ इट्स मेंबर नेशंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस के मेंबर नेशंस थे, उनके बीच में जो सरप्लस था बिजनेस का सरप्लस, मतलब दो कंट्रीज के बीच में बिजनेस हो रहा है जिसका उसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है वो सरप्लस में है, और जिसका नुकसान हो रहा है वो डेफिसिट में है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आईएमएफ बनाया गया, इसको कंट्रोल करने के लिए आईएमएफ बनाया गया। दूसरा क्या आउटकम था इसका? द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको सामान्यतः वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो ये दो मेजर इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए गए, इनिशिएट किए गए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। इसी इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन वुड्स ट्विंस किसे कहा जाता है। तो इन दोनों इंस्टीट्यूशन को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन वुड्स का जो कॉन्फ्रेंस था उससे इन दोनों इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ।
द इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बैंक है वो सेटअप टू फाइनेंस पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। और वर्ल्ड बैंक क्यों बनाया गया? ताकि पोस्ट वॉर जो रिकंस्ट्रक्शन है, इन जिन कंट्रीज का बहुत नुकसान हुआ उन्हें कंपनसेट करने के लिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक बनाया गया। और आईएमएफ क्यों बनाया गया? जो ये आईएमएफ के अंडर में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में डेफिसिट और जो सरप्लस है बिजनेस का उसे मेंटेन करने के लिए। ठीक है। द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक आर रेफर टू एज द ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन और समटाइम्स ब्रेटन वुड्स ट्विंस। द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमी सिस्टम इज ऑल्सो ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जो पोस्ट वॉर सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, उसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो मेजर अवधारणाएं हैं, जो सिस्टम तय किया गया पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए या पोस्ट वॉर इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही आया था, इसीलिए उसे ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी कहा जाता है। द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक commenced financial operations in 1947। 1947 से ये फाइनेंशियल ऑपरेशंस में आ गई। डिसीजन मेकिंग इन दीज इंस्टीट्यूशन इज कंट्रोल्ड बाय द वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स। लेकिन क्योंकि दबदबा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में मेजरली हम देखें यूएस का था, ब्रिटेन का था, फ्रांस का था, या वेस्टर्न पावर्स का था, इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो डिसीजंस थे, इवन सबसे ज़्यादा फंड्स जो वर्ल्ड बैंक में हैं वो यूएस के ही लगते हैं। तो जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर्स थी, यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन्होंने क्या किया, इनकी जो डिसीजन मेकिंग थी वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की, वो इनके हाथ में ही थी। द यूएस हैज़ द इफेक्टिव राइट ऑफ वेटो ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस आते हैं आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के, उन पर विटो करने का मतलब सारे मेंबर्स एक तरफ वोट दे दे कि हाँ ये डिसीजन पे यस कर रहे हैं सब, लेकिन अगर अमेरिका अकेला अगर नो कर दें तो वो विटो पावर अमेरिका के पास था। तो इस तरह के ये इंस्टीट्यूशन बने थे जिसमें कहने को तो ये सबकी भलाई के लिए था, लेकिन इनके डिसीजन मेकिंग का जो पावर था वो कोरली जो इंडस्ट्रियल पावरफुल कंट्रीज थी, स्पेसिफिकली यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन, इनके हाथ में ही था या आज भी है। मेजरली इन दोनों इंस्टीट्यूशन को यही रन करते हैं। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग इन नेशनल करेंसीज एंड मॉनेटरी सिस्टम। द ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ब्रेटन वुड्स सिस्टम को, जो उस समय नेशनल करेंसीज थी या मॉनेटरी सिस्टम था, मतलब दो कंट्रीज के बीच में अगर लेन देन होगा तो किस करेंसी में होगा, किस करेंसी की क्या वैल्यू होगी, ये पूरा ब्रेटन वुड सिस्टम या इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के द्वारा तय किया जाता था। द ब्रिटेन वुड सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब एक बार तय कर दिया कि एक अमेरिकन डॉलर इज इक्वल टू 50 रुपीज, तो हमेशा वो वैसा ही चलेगा, है ना, भले ही रुपीज की वैल्यूज बढ़ रही हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे था कि एक्सचेंज का रेट जो था वो फिक्स था। दिस सिस्टम इंटरनेशनल करेंसीज फॉर द इंडियन रुपीज वर पेज्ड to the dollar at a fixed exchange rate. The dollar itself was anchored to gold at the fixed price of $35 per ounce of gold. तो डॉलर को उस समय की सबसे पावरफुल करेंसी बना दिया इन सिस्टम्स ने। और इवन एक फिक्स्ड जो रेट था एक्सचेंज का, वो डॉलर के साथ फिक्स किया गया गोल्ड का, क्योंकि उस समय सबसे प्रेशियस मेटल जो थी गोल्ड थी, और उसके लिए $35 पर ओंस गोल्ड का वैल्यू तय किया गया। ये फिक्स्ड रेट पर था। अभी आगे हम देखेंगे कि वो फ्लोटिंग रेट पे भी चेंज हुआ। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स 4.2। द ब्रिटेन वुड सिस्टम inaugurated an era of unprecedented growth of trade and incomes for the western industrial nations and Japan। तो जो ये ब्रिटेन वुड सिस्टम आया, इसने बहुत हद तक सपोर्ट किया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशंस को, उनके फाइनेंशियल ग्रोथ में बहुत ही लार्ज स्केल पर इनका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। किसका? मेजरली वेस्टर्न इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल नेशंस, वापस से मैं कहूँ तो यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, इनका सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, और जापान का। वर्ल्ड मतलब जापान को स्पेसिफिकली क्यों लिखा है? क्योंकि ईस्टर्न कंट्रीज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ उस समय किसने एंजॉय किया? जापान ने। बाकी ज़्यादातर कंट्रीज वहाँ की थी, वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो कि मुख्यतः थी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूँ।
World trade grew annually at over 8% between 1950 to 1970s and incomes at nearly by 5%. तो आप देखिए एनुअली हर साल लगभग 8% की ग्रोथ ये वर्ल्ड ट्रेड में देखी जा रही थी, जो बहुत बहुत बड़ी बात है 1950 से 1970 के बीच। और उसके लिए मेजरली कौन सा सिस्टम जिम्मेदार था? जो पोस्ट वॉर ब्रिटेन वुड ब्रिटेन वुड सिस्टम जो लागू किया गया था उसकी वजह से, और लगभग इनकम जो है 5% बढ़ रही थी। द ग्रोथ वॉज ऑल्सो मोस्टली स्टेबल। अब ये इनकम और ग्रोथ में क्या परसेंटेज में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए इस एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं कि एक परिवार है जिसकी साल भर का जो लेन देन होता है, खरीदी बिक्री करता है वो एक परिवार है, वो 10,000 रुपये का करता है। तो हर साल 8% की उसमें ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब 10,000 का 10% होगा कितना? 1,000 रुपये। तो मान लीजिए 800 रुपये की उसमें ग्रोथ हो रही है हर साल। तो एक बड़ा ग्रोथ है। और अगर इसको वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे, वर्ल्ड ट्रेड के लेवल पे, तो 8% बहुत ज़्यादा होता है। और उसके साथ में 5% का इनकम, मतलब ओवरऑल बिजनेस में तो 8% का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो इनकम हो रही है, जो प्रॉफिट हो रही है, उसमें 5% का ग्रोथ, जो कि एक बड़ी बात है। फॉर मच ऑफ दिस पीरियड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्जाम्पल also mostly stable without large fluctuation. For much of this period, the unemployment rate, for example, averaged less than 5% in most of the industrial countries. और इस ड्यूरेशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो भी बहुत कम थी। ठीक है, लगभग 5% थी, जो कि उस ड्यूरेशन के हिसाब से काफ़ी कम थी। These decades also saw the worldwide spread of technology। इस ड्यूरेशन में 1950 से 1970s के बीच में लार्ज स्केल पर हमने देखा कि टेक्नोलॉजीज का वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ है ना, एंड एंटरप्राइजेस, और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश हुई पूरी दुनिया में। डेवलपिंग कंट्रीज वर इन अ हरी टू कैच अप विद द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया है, उस समय चाइना थी, और भी ऐसी कंट्रीज जो उस समय डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट की जाती थी, वो भी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही थी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पीछे लगी थी। हम देखेंगे हमारे यहाँ स्टील इंडस्ट्रीज या इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद 1950 से 1980s तक, या वन उसके बाद 1990s से और ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ हम बढ़े। Therefore, they invested vast amount of capital importing industrial plants and equipments featuring modern technology। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो लार्ज स्केल पे पैसा खर्च कर रही थी, किसके लिए? टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। Okay? आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे 4.3, decolonization and independence। When the Second World War ended, large parts of the world were still under European colonial rule। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हमें पता है 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और हम 1947 में आज़ाद हुए। ऐसे दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज थी जो कॉलोनियल रूल के अंडर में थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद भी। ओवर द नेक्स्ट 2 decades मोस्ट ऑफ द कॉलोनियल एशियन एंड अफ्रीकन इमर्ज्ड एज फ्री इंडिपेंडेंट नेशंस। सिर्फ इंडिया ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के कई देश अगले 2 डिकेट्स में, अगले 20 सालों में आज़ाद कंट्री बने, इंडिपेंडेंट कंट्री बने। They were, however, overburdened by poverty and lack of resources, and their economies and societies were handicapped by long period of colonial rule। ये भी बात सही है। अगर हम बात करें कि if we will talk about where we were, hmm, where are we? Here। So they were, however, overburdened। तो जितने भी ये नेशंस थी जो कॉलोनियल पीरियड में या कॉलोनियल रूलरशिप में थी, तो ये कंट्रीज आज़ाद तो ही अगले 20 सालों में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंत के बाद, लेकिन वो ओवरबर्डन थी, मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी इन कंट्रीज में, रिसोर्सेज की कमी थी, इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से मान लो हैंडीकैप थी।
मतलब बहुत ज़्यादा लाचार थी, बहुत ज़्यादा अक्षम थी। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल रूलर जो थे, जिनका लंबे समय तक इन कंट्रीज़ पे शासन रहा, हम हमारी कंट्री का एग्ज़ाम्पल ले लें, उस बहुत ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया गया कि इनके पास ना रिसोर्सेज़ थी, ना इकोनॉमिकली ये पावरफुल थे। इनको एक लंबी लड़ाई अब लड़नी थी आज़ाद होने के बाद। द आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक वर डिज़ाइन्ड टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कंट्रीज़। तो अगर हम बात करें आईएमएफ की, अगर हम बात करें आईएमएफ की या हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, इनका डिज़ाइन ही ऐसे किया गया था, इनको बनाया इसीलिए गया था कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को सपोर्ट करे। They were not equipped to cope with the challenges of poverty and lack of the development in the former colonies. उनको इस तरीके से बनाया ही नहीं गया था कि वो सपोर्ट कर सके कि इनको जो कॉलोनियल कंट्रीज थी या जो पुअर कंट्रीज थी या डेवलपिंग कंट्रीज थी जो अभी आज़ाद हुई थी। बट एज यूरोप एंड जापान रैपिडली रीबिल्ड द इकोनॉमीज, दे ग्रू लेस डिपेंडेंट ऑन आईएमएफ एंड द वर्ल्ड बैंक। लेकिन जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज और जापान ने ग्रोथ की, वो अब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे किसके ऊपर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर। Thus, from the late 1950s, the Bretton Woods institution began to shift their attention more towards the developing countries. तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, क्योंकि अब जो बड़ी कंट्रीज थी यूरोप की या फिर जापान जैसी बड़ी कंट्री थी जो पहले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट थी, अब वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, अपने खुद को ग्रोथ को, खुद के फाइनेंस को, खुद के इकोनॉमी को खुद से मैनेज कर पा रही थी। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने किस तरफ रुख किया, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ रुख किया कि उनको लोन दे और उनसे बेनिफिट कमाए। एज कॉलोनीज, many of the less developed regions of the world had been part of Western empires. Now, ironically, as new independent countries facing urgent pressure to lift their populations out of the poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial powers. तो जैसे ही ये फ्री हुए कंट्रीज, इनके ऊपर क्या प्रेशर था, उनकी गरीबी खत्म करो, उनकी समस्याएं खत्म करो। तो अब उनको किसका सहारा मिला, तो इंटरनेशनल एजेंसीज का सहारा मिला। उनकी कंट्रीज में जैसे इंडिया में मान लो वर्ल्ड बैंक आई सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो वर्ल्ड बैंक या ऐसी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल एजेंसीज थी जो डेवलपिंग कंट्री को सपोर्ट कर रही थी, वो किसके कंट्रोल में काम कर रही थी, उन्हीं कॉलोनियल रूलर, उन्हीं ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के अंडर में काम कर रही थी जो पहले कॉलोनियल पावर्स थे, कॉलोनियल रूलर्स थे। इवन आफ्टर मेनी years of decolonization, the former colonial powers still control vital resources of such minerals and land in many of the former colonies. तो इवन आज़ाद होने के बाद भी, चाहे हम अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में पढ़े या इवन एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़े, जो इनके ऊपर कॉलोनियल रूलर थे, उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल इन पर फिर भी बना रहा है, इनके रिसोर्सेज को वो फिर भी यूज़ करते रहे। Large corporations of other powerful countries, for example the US, also often managed to secure rights to exploit developing countries' natural resources very cheaply. और एक तो ये कॉलोनियल पावर्स कंप्लीटली लीड कर रहे थे, दूसरी ओर यूएस और ऐसे जो पावरफुल कंट्रीज थी या एसोसिएशंस थे, उन्होंने क्या किया, जो गरीब देश थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, उन पर अपना कंट्रोल बना के रखा और कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर ही आ जाते थे जिससे इन कंट्रीज के जो रिसोर्सेज है उनको वो बहुत आसानी से बहुत कम दामों पर यूज कर सके। Now we are moving to, at the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth of the Western economies experienced in 1950s and 1960s. तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा था किसके, वेस्टर्न इकोनॉमीज के। जो ये सिस्टम्स थे, चाहे वो ब्रिटेन वुड सिस्टम हो, चाहे वो दूसरे तरीके से एजेंसीज के द्वारा इनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। तो अल्टीमेटली क्या क्या हुआ, देयरफॉर दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ एज अ ग्रुप। तो जितने भी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज थी जिनको लग रहा था कि ना ही आईएमएफ, ना ही वर्ल्ड बैंक और ना ही ये जो यूनाइटेड नेशंस या दूसरी एजेंसीज है, इंटरनेशनल एजेंसीज है, वो उनको किसी तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही, उनका फ़ायदा नहीं हो रहा है, इससे नुकसान ही हो रहा है। तो उन्होंने मिलकर अपना एक ग्रुप खड़ा किया
जैसे ग्रुप ऑफ 77 या G77, इसका मतलब 77 कंट्रीज इसमें जुड़ी। और ये सारी कंट्रीज कैसी है? एशिया अफ्रीका की डेवलपिंग कंट्रीज। टू डिमांड अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जिसको नाम दिया गया नियो, NIEO। इसके बारे में भी पूछा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका एक्रोनॉमिक, इस एक्रोनॉमिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ऐसा पूछा जाता है। स्टैंड्स फॉर, ऐसा करके पूछा जाता है, तो आप याद रखिए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो जो ये न्यू था, बाय मींट अ सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। क्या चाहते थे? कि उनकी कंट्रीज के जो रिसोर्सेज है उन पे उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो। मतलब हम पेट्रोल, सॉरी, जो क्रूड ऑयल है हमारी कंट्री से निकल रहा है और उसका भाव अमेरिका तय कर रहा है। ऐसा क्यों? हमारा क्रूड ऑयल है, हम तय करेंगे। जैसे अभी आपको पता होगा, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनका एक संगठन है, ओपेक, ओपेक करके है शायद। तो वो, आज अमेरिका से उनकी यही लड़ाई चल रही है। अमेरिका उनको फोर्स कर रही है कि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाए। तो उनके प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा? क्रूड ऑयल का भाव गिरेगा। यस, क्रूड ऑयल का भाव गिरेगा, तो जिससे क्या होगा? अमेरिका को फायदा होगा। दूसरी जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज है जिनको क्रूड ऑयल चाहिए उनका फायदा होगा, लेकिन इन कंट्रीज का तो लॉस हो रहा है। इनका रिसोर्स तो जो है, नेचुरल रिसोर्स है, वो कम भाव में बिक रहा है। तो यही ये चाहते थे कि ऐसा ऐसा कोई सिस्टम डेवलप हो इकोनॉमिक, जिसमें इनके रिसोर्सेज पर इनका कंट्रोल हो, ना कि जो वेस्टर्न पावरफुल कंट्रीज है उनका कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, फेयर प्राइजेस फॉर रॉ मटेरियल्स एंड बेटर एक्सेस टू देयर मैन्युफैक्चर गुड्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज मार्केट। ये सभी लोग चाहते थे। क्या क्या चाहते थे? ज़्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस, ज़्यादा डेवलपमेंट में इनका सपोर्ट मिले, फेयर, उनके रॉ मटेरियल का फेयर प्राइजेस हो, सही दामों पे खरीदा जाए इंटरनेशनल मार्केट में, बेटर एक्सेस टू देयर मैन्युफैक्चर गुड्स, और इनके खुद के बने हुए जो गुड्स है वो आसानी से इनके खुद के मार्केट में या दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट में बेची जा सके। तो ये इनकी डिमांड थी। इसको लेकर इन्होंने G77 बनाया। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है 4.4, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दिस इज द लास्ट थिंग। यस, so let us complete this and end this chapter. 4.4, End of Bretton Woods and the Beginning of Globalization. Globalization. Okay. Despite years of stable and rapid growth, all was all was not good. Means not always all was well in this post-war world. From 1960, the rising cost of its overseas involvements weakened the U.S. finances and competitive strength. तो 1960 से जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से जो यूएस का पैसा और ज़्यादा लगा अपने इन्वॉल्वमेंट्स, जो ओवरसीज इन्वॉल्वमेंट थी या ओवरसीज जो इनके एक्सपेंसेस थे उसमें, यूएस को, यूएस के फाइनेंस को, यूएस के फाइनेंशियल पावर को उन्होंने कम किया। द यूएस डॉलर नाउ नो लॉन्गर कमांडेड कॉन्फिडेंस एज द वर्ल्ड्स प्रिंसिपल करेंसी। तो अब यूएस की जो डॉलर है, या डॉलर जो कि दुनिया की प्रिंसिपल करेंसी थी, अब वो प्रिंसिपल करेंसी नहीं रही। पहले वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे डील कर रही थी, अब उसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर आना पड़ा। मतलब उसका रेट भी चेंज होगा, डॉलर की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे जैसे उनका डॉलर का जो रेपुटेशन है या मार्केट वैल्यू है वो कम होगा, वैसे कंपेरेटिवली गोल्ड, जैसे पहले मान लीजिए $35 पर 1 ओंस गोल्ड मिलता था, अब अगर वैल्यू कम होगी तो ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड के बदले में। तो इसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो मार्केट में आए चेंज के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यस। From the mid of 1970s, the international financial system also changed in important ways। तो 1970s के मध्य में, है ना, 1970 का जो दशक है उसके मध्य में बहुत सारे फाइनेंशियल सिस्टम में बदलाव भी आया। अर्लियर डेवलपिंग कंट्रीज could turn into international institution for loans and development assistance, but now they were forced to borrow from western commercial banks and private lending institutions। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि पहले वो वर्ल्ड बैंक के पास जा सकती थी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकती थी लोन के लिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है। लेकिन अब ये कर दिया गया है कि नहीं, उन्हें
उधार कहाँ से लेना पड़ेगा, लोन कहाँ से लेना पड़ेगा, वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से या प्राइवेट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से, जिसकी वजह से लगातार उनका जो डेब्ट है, उनका जो कर्जा है वो बढ़ता गया। एंड लोअर इनकम्स एंड इंक्रीज पॉवर्टी स्पेशली इन अमेरिका एंड अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में की जो छोटी छोटी कंट्रीज थी, जो पहले वर्ल्ड बैंक या दूसरे इंटरनेशनल एजेंसी से लोन लेती थी, जो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे और लंबे समय के लिए इनको मिलता था, अब वो उन्हें उन्हें लोन कहाँ से मिलने लगा, यूरोपियन जो बैंक्स हैं उनसे, जिसकी वजह से उन पर जो कर्जा है वो बढ़ता गया इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने की वजह से। साथ ही साथ जो प्रेशर था उन पर लोन लौटाने का, जो उनका क्रेडिट है उसे लौटाने का, उसमें वो फेल होते गए, जिससे उनकी पॉवर्टी बढ़ती गई, स्पेशली कौन सी कंट्रीज़ में जिन जहाँ पर वो जिस इस पूरे सिस्टम में जो चेंज आया उसकी वजह से इनका इनकम घटता गया और इन पर इनकी जो गरीबी है देश की वो बढ़ती गई, और स्पेसिफिकली इसमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश सम्मिलित है। द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड was also hit by unemployment and began rising from the mid 90s as remained high until the uh, early 1990s। जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था वहाँ पर भी, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस रेट पे नहीं हो पा रहा था अब, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता गया और मिड 1970s तक ये बहुत हाई रहा, अंटिल 19 अर्ली 1990s। तो 1970 से 1990 के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो काफ़ी ज़्यादा रहा। फ्रॉम द लेट 90s एमएनसीज ऑल्सो बिगिन टू शिफ्ट प्रोडक्शन फ्रॉम ऑपरेशंस टू लो वेज एशियन कंट्रीज। तो 1970s के बाद एमएनसी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज जिनको हम बोलते हैं, जो एक से ज़्यादा देशों में अपना काम करते हैं, उन्होंने अपना बिजनेस कहाँ शिफ्ट करना चालू किया, अपना अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट कहाँ शिफ्ट करना चालू किया, ऐसी कंट्रीज में जहाँ जो वेजेस हैं, जहाँ सैलरी जो है लोगों की वो कम है, स्पेसिफिकली जहाँ एशियन कंट्रीज की बात हो रही है, जैसे चाइना है, इंडिया है। यस, चाइना हैज़ बीन कट ऑफ फ्रॉम दी पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। ज़्यादातर चाइना बाहर रही, या उनके सिस्टम की वजह से, उनकी जो चेंजेस थे, या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो वर्ल्ड ट्रेड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रही थी पहले तो। पर जो बाद में economy since its revolution in 1949, but new economic policies in China and the collapse of the Soviet Union and Soviet style communism in Eastern Europe brought many countries back into the fold of the world economy। तो सोवियत यूनियन के जो इकोनॉमिक सिस्टम था या उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम था कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का, जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो चाइना और ऐसी कंट्रीज जो पहले दुनिया से कटी हुई थी, वो भी वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड ट्रेड में इन्वॉल्व होने लगी। Wages were relatively low in countries like China, thus they became attractive destinations for investment by foreign MNCs competing to capture world markets. Have you noticed that most of the TVs, mobiles, phones, and toys we see in the shop seem to be made in China? This is because of the low cost structure of the Chinese economy, most importantly, low wages. The relocation of industry to low-wage countries simulated world trade and capital flows. In the last 2 decades, the world economic geography has been transformed as such as India, China, and Brazil have undergone rapid economic transformation। तो हमने ये देखा कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ या हम बोले यूरोपियन या इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में मास प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक अच्छे स्तर पर ही था, तब डेवलपिंग कंट्रीज़ ने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी कि उनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन पर इन्वेस्टमेंट है उसे वो कम कर सकते हैं। कैसे? चाइना, इंडिया ऐसी कंट्रीज़ में आकर जहाँ पर लो वेजेस पर लेबर अवेलेबल है। इसलिए हम देखते हैं आज मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो या चाइना में हम देखें, हमने अभी देखा ड्यूरिंग दी कोविड एरा, ये पता चला कि पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब क्या है, चाइना है। पूरी दुनिया से जो कंपनीज़ पूरी दुनिया में है, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो मेनली कहाँ पर होता है? वो चाइना में होता है।
तो ये ये प्रूव करता है कि एमएनसी जो है, हम देखते हैं आज दुनिया की मैक्सिमम मोबाइल कंपनीज हो, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, या मेजरली मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, होम अप्लायंसेस हो, ये तमाम चीज़ें चाइना में मैन्युफैक्चर की जाती है। क्यों मैन्युफैक्चर की जाती है? क्योंकि चाइना में जो वेजेस हैं, चाइना में जो लेबर चार्जेस हैं वो सबसे कम है। इवन इंडिया में भी, ब्राज़ील में भी। तो ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर इजीली मैन पावर अवेलेबल है कम कॉस्ट पर, और वहाँ की कंट्रीज़ जो है वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती है। कैसे? उनको टैक्सेस पे रिलैक्सेशन देती है, लीज़ पर ज़मीन प्रोवाइड करती है, और भी कई बेनिफिट्स हैं जो इन कंट्रीज़ के द्वारा दी जाती हैं इन्वेस्टर्स को, ताकि वो इजीली वहाँ इस्टेब्लिश कर सकें इंडस्ट्रीज़ और वहाँ के लोगों को नौकरी मिले। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं पोस्ट वॉर में हमें मेजरली क्या सिचुएशन मिल रही है। पहले हमने देखा कि इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज़ थी, वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूएस, इन्होंने मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को इस्टेब्लिश किया, जिसे हम ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी कह रहे हैं। लेकिन लेटर ऑन ये देखा गया कि ये दोनों ही जो इंस्टीट्यूशन या दूसरी इंस्टीट्यूशन है, उनका मेजर जो पावर है डिसीजन मेकिंग का, वो वेस्टर्न कंट्रीज या यूएस के हाथ में है। अल्टीमेटली वो डिसीजन ऐसे ही लेते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो। तो वर्ल्ड वॉर के बाद में जितनी भी अगली 2 डिकेड्स में जितनी भी कंट्रीज़ आज़ाद हुई, इंडिपेंडेंट हुई कॉलोनियल रूलरशिप से, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने की वजह से उन्होंने फिर अपना एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया जिसे G77 कहा गया। मतलब ऐसा ग्रुप जिसमें 77 कंट्रीज़ इन्वॉल्व है। और ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या चाहती थी कि उन्हें ज़्यादा डेवलपमेंट के मौके मिले, उनके गुड्स को बड़ा मार्केट मिल सके, आसानी से उनके गुड्स को मार्केट किया जा सके, और उन्हें उनके जो रॉ मटेरियल है, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनका ये कंट्रीज़ दोहन कर रही थी, एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी, उसका राइट कॉस्ट मिले। बाद में हमने देखा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो कंप्लीट इन्फ्लुएंस था, वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ से, इवन जापान और दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज़ जो खुद के फाइनेंशियल सिस्टम पर अब डिपेंड हो पा रही थी, उन पर इन्फ्लुएंस नहीं रहा। अल्टीमेटली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो इफ़ेक्ट है वो उतना नहीं रहा जितना पहले था। फिर हमने देखा कि जो मास प्रोडक्शन वाली, या फिर हम बोले एमएनसीज़ हैं, उन्होंने अपनी शिफ्टिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ से कहाँ, ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ वेजेस कम है, लेबर चार्जेस कम है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, जैसे चाइना, इंडिया। और अगर हम चाइना का पिछले 30-40 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, तो उन्होंने अपने यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में पॉवर्टी ख़त्म की। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को वेलकम किया अपने यहाँ, लो वेजेस की अपनी जो लेबर पॉलिसी है, या उनके यहाँ जो कम कॉस्ट पे लेबर अवेलेबल है या रिसोर्सेज अवेलेबल है, उसकी वजह से। तो दिस इज़ हाउ द ग्लोबलाइजेशन शिफ्टेड। अगर हम बात करें, पहले ज़्यादातर ये ग्लोबलाइजेशन का जो लीडर था या फिर लीडिंग कंट्रीज थी, वो यूरोप की थी, फिर अमेरिका की, और फिर एशिया की। तो आज हम बात करते हैं, या बहुत बार हमें सुनने में आता है कि दुनिया की जो आने वाला जो एरा है, या आप बोले 21वीं सदी जो है, वो एशिया की है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा चाइना और इंडिया की। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटायर चैप्टर। You can ask your questions through the comment box. So hopefully this entire chapter explained line by line will help you a lot to prepare for your board exams. You can ask for your doubts and even go through the previous year question paper and find out wherever. Uh, as I told you all earlier, that there are 3 steps to prepare for the board exam. First, a teacher will explain you the entire content of a topic or an entire chapter of a particular subject, and then you need to read the same chapter from NCERT book, and then you have to solve। जब आप पढ़ रहे हैं, जो डाउट है वो पूछ कर आपको समझना पड़ेगा पूरे कंटेंट को अपने तरफ से, अपनी ओर से। और फिर लास्ट स्टेप है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सेम टॉपिक पे पूछे गए क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, देन यू कैन कंफर्म दैट यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। So hopefully this explanation of this chapter will help you, and you would be able to answer all the questions in your upcoming exams under this chapter. So best wishes from my side. Thank you. Take care. Bye bye.